हाय गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का विज्ञान यानी कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कितना देखना है तो 200 जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इसमें क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर भी साथ में मिलेगा। और एक बात और बता दें कि इससे पहले यह जो है वीडियो का पार्ट 3 है, और यदि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बन चुका है, यदि आप नहीं देखे हुए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है या प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देख ले। तो यह जो होगा आपका वीडियो का पार्ट 3 होगा। और जो यह आपका क्वेश्चन होगा यह 200 जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और एक बात और आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस ऑब्जेक्टिव पार्ट 3, यानी इससे पहले जो था पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बन चुका है, और उसे आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और कुल मिलाकर यह आपको 200 जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। यानी कह रहा है नीचे जो ऑप्शन दिया है चार उसमें से कह रहा है कि कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। कितना है वक्रता त्रिज्या जो है वह 32 cm है। तो आपको पता होगा कि F बराबर जो है वह r/2 एक फार्मूला होता है। हमको पढ़ना है दर्पण और लेंस, दर्पण में पढ़ना है, यानी F बराबर r/2। तो इसको हम तिरछा गुना करते हैं तो r बराबर 2f आता है। क्या आता है r बराबर 2f। तो f जो है वह फोकस दूरी का संकेत होता है और r जो होता है वह वक्रता त्रिज्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 32 cm दिया हुआ है, यानी r बराबर हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और उधर 2f है तो 2f का 2f रहेगा। तो उधर f यदि बचेगा तो यहाँ 32/2 होगा, बराबर कितना होगा f। तो 2 से कट जाएगा 32 यानी 16 बार। तो f का मान हमारा कितना आ जाएगा 16, यानी f बराबर हमारा 16 आ गया। और इस एक बार और बता दें एक बात, यानी देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अब देखते हैं कि हमारा 16 कहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में भी 16 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में भी 16 दिया हुआ है, यानी एक में है प्लस और दूसरा में है माइनस। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इसमें हमको क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा है उत्तल दर्पण। तो आपको बता दें कि उत्तल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमको आंसर जो है वह यहाँ पे क्वेश्चन 32 cm ही देगा, और आपका तोड़कर जो आएगा हल करिएगा, आप सॉल्व यानी कीजिएगा क्वेश्चन को, तो आपका 16 ही आएगा। और यदि आपका अवतल क्वेश्चन में रहेगा तो वहाँ पे आपको -16 मारना है, और यदि उत्तल है तो यहाँ पे +16 मारना है, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह धनात्मक होती है। इसलिए आपका 1 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। क्या है 0 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच, यानी किसी स्केल पर जो है 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच के 20 विभाजन चिन्ह है। तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा, यानी उसका अल्प मापांक हमसे पूछ रहा है। आपको बता दें कि 0 और 1 दिया है, तो उसमें बीच में यानी बीच का मान जो होगा वह क्या होगा अल्प मापांक। तो हम 1 में यदि भाग देते हैं 20 से, तो आप देख सकते हैं यानी 1 में हम भाग देंगे यदि 20 से तो हमारा 0 बार भाग लगेगा। तो 0 बार भाग लगेगा तो 1 उतर जाएगा, और यहाँ 1 दशमलव देंगे तो यहाँ पे 1 0 आएगा। तो अभी भी इसमें भाग नहीं लगेगा, तो यानी 0 बार भाग लगेगा, तो यहाँ पे 1 0 लगा के यहाँ पे 1 0 दे रहे हैं। और 20 25 100, यानी उसके बाद यह कट जा रहा है। क्या है पूरा कट गया, यानी हमारा कितना आ रहा है 0.05। तो ऑप्शन में आप देखिए कि 0.05 वोल्ट, यानी यह वोल्ट में दिया है, यानी भी जो है वह संकेत में वहाँ पे लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 0.05 भी। तो यह आपका 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी नंबर।
आप 0.5 नहीं मारिएगा, या 0.05 भी है ये भी नहीं मारिएगा। आप केवल यहाँ पे देखिएगा कि 0.05 वोल्ट कहाँ है, वही आपको माना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है, यानी आपका जो घर में कोई बल्ब जलता है तो उसका जो वायर होता है, यानी तार जो होता है, तार कहने का मतलब वायर जो होता है उसका रंग कैसा होता है, यानी उसमें उदासीन तार कह रहा है। ठीक, तो उदासीन तार जो होता है उसमें 2 तरह का तार जो आपको लगा होता है, तो एक लाल होता है और एक काला होता है। ठीक, तो काला तार जो होता है वह आपका उदासीन तार होता है। क्या होता है? काला तार उदासीन तार होता है, और लाल तार जो है वह जीवित तार होता है। उसको गर्म बोला जाता है और उदासीन तार को ठंडा बोला जाता है। तो इसलिए उदासीन तार का जो रंग होता है वह काला होता है। कैसा होता है? काला। तो आपका 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी जल विद्युत संयंत्र जो है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो आपको बता दें कि जल विद्युत संयंत्र जो है वह स्थितिज ऊर्जा को, यानी जो स्थित रहता है, जल जो है स्थित रहता है, उसी ऊर्जा से यह आपका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी जल स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसको करता है? स्थितिज ऊर्जा को। तो आपका 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। यानी कोई पूछेगा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो वह आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। इसलिए 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। यानी ऑक्जेलिक अम्ल है, एक अम्ल है, इसका प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। क्या दिया हुआ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमको इसमें देखना है कि यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह किसका प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर जो है, टमाटर का प्राकृतिक स्रोत ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल नहीं देके आपसे यहाँ पे क्वेश्चन देगा टमाटर का मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता भी है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उस समय आपको बताना होगा ऑक्जेलिक अम्ल, यह आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो इसलिए उस समय आपको क्या मानना होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। तो उसी क्वेश्चन को ऑप्शन में रख दिया है और ऑप्शन को क्वेश्चन में, यानी इधर का उधर कर देता है हमेशा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो उसका आपको मानना है टमाटर। क्या? टमाटर। तो यह बी नंबर में दिया हुआ है, यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। क्या है? C3H8 है। तो इसमें दिया हुआ है 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, या 9 सहसंयोजक आबंध है, या 10 सहसंयोजक आबंध है। तो आपको बता दें कि आबंध जो पूछता है वह बॉन्ड होते हैं, यानी बॉन्ड जो लिखा हुआ जो रहता है उसी को आबंध बोला जाता है। तो यहाँ हमको सूत्र क्या दिया है? C3H8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं C3 जब होगा यहाँ C3, तो इसका संरचना जब हम बनाएंगे तो कार्बन, आपको पता होगा इससे पहले वीडियो में भी हम यह क्वेश्चन इसी पैटर्न पर, शायद यही क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था, यदि यही क्वेश्चन रहा होगा तो आप इसलिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक मिस्टेक में टाइपिंग हो जाता है, एक क्वेश्चन डबल। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपका वह क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे दिया हुआ है C3H8, तो इसका हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो यह इस प्रकार से आएगा। यानी कार्बन जो है वह 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। क्या? 4 बॉन्ड से घिरा हुआ रहता है। कार्बन के चारों तरफ H लगाएंगे, यानी जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली है वहाँ पे H लगाएंगे। अब देख सकते हैं ये कार्बन जो है ये भी आपको चारों तरफ से, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है। तो इसके जो है चारों तरफ, यहाँ पे तो C है, तो C को हम लोग काउंटिंग नहीं करते। तो यहाँ पे यहाँ दिया है H है, H की संख्या 1 2 3
4 और एक यहाँ 5 है, 6, 7 और 8। तो हमारा सूत्र में क्या था, 8 था, तो H 8 हो गया और C कितना था, 3। 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है क्या, बॉन्ड देखना है। तो बॉन्ड देखना है तो बॉन्ड आप इस प्रकार देख सकते हैं। फिर से आपको दिखा देते हैं कि आपको बॉन्ड कितना है। तो यही आपको H के जो जितना में H लगाए थे उसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। यानी यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ, 10। यानी यह 10 बॉन्ड होगा इसमें, यानी 10 सहसंयोजक आबंध होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 10 सहसंयोजक आबंध। तो आपका 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो रक्त दाब को जो मापा जाता है वह स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया, यहाँ पे सिर्फ मैनोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे बैरोमीटर दिया हुआ है, तो यह आपका नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो आपका 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। यह हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है याद करने वाला है, तो इसे आपको याद करना ही होगा। जो समझाने वाला होगा उसको हम अच्छी तरह से समझा देंगे, यानी समझाने की भी कोशिश करेंगे, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। और जो याद करना है वो तो आपको किसी न किसी तरह से याद करना ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या है, नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यही थोड़ी थोड़ी बात जो है वह एग्जाम में मिस्टेक कर जाते हैं, जिसके कारण आपको याद रहते हुए भी आपका आंसर जो है वह गलत दे कर चलाते हैं और इस पर आपका नंबर कट जाता है। तो इसको आप ध्यान से, क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी मानव मादा जनन तंत्र का भाग वह नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। ठीक, तो यह मादा जनन तंत्र का जो भाग है वह आपका अंडाशय है, गर्भाशय है और डिम्बवाहिनी, यानी तीनों है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, नहीं है, यानी कौन नहीं है। तो हमारा कौन बच रहा है, सी नंबर, यानी शुक्रवाहिका जो है वह इसमें मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यह जो है नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो इसलिए हमारा 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका सी नंबर हो जाएगा। यदि इसमें पूछता कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग है, तो यहाँ पे इस डिम्बवाहिनी को जो है इसमें सी नंबर में देकर और यहाँ इनमें से सभी देता, तो हम ऑप्शन डी मारते। यहाँ पे हमसे पूछा है नहीं है, तो इसलिए आपका 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। यानी वंशागत नियम जो है उसका प्रतिपादन किसने किया। फिजिक्स में, सॉरी बायोलॉजी में आपको यह पढ़ना है, यानी वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको बता दें कि जेसी बोस ने जो है वह वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया। किसने किया, जेसी बोस ने। तो यह एक वैज्ञानिक है, यह नियम को दिया था, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ, यानी आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि जेसी बोस ने किस नियम का प्रतिपादन किया था, तो आपको बताना होगा वंशागत नियम का। और इसमें क्वेश्चन में दिया है वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो जेसी बोस ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। युग्म कहने का मतलब है जोड़ा। क्या, युग्म जो है वह कहने का मतलब है जोड़ा, यानी एक जोड़ा को, मतलब जब डबल हो जाता है यानी एक सेट हो जाता है, तो उसको कोई भी चीज़ एक समान, जब कोई चीज़ 2 हो जाता है तो उसको हम लोग एक जोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह जो है यह एक जोड़ा का सूत्र। ठीक,
तो इसमें हमको कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो स्त्री में क्या पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है XY, बी में दिया है XX, सी में दिया है YY और डी में इनमें से सभी दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि पुरुष में जो है वह XY पाया जाता है और स्त्री में जो है वह XX पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है। अब बच रहा है 2, तो आपको बता दिए कि पुरुष में XY पाया जाता है और स्त्री में XX, और XY जो है वह पूर्ण जोड़ा नहीं है आपका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही हो जाएगा, यानी ए नंबर भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा। यानी स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र का युग्म पाया जाता है वह XX पाया जाता है, इसलिए आपका 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है स्लाइड को, यानी स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यानी स्लाइड जो है उसको सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितना डिग्री पर देखा जाता है, यानी कितना अक्ष पर देखा जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे दिया है यह जो है आपका चिन्ह है, यह गुना का नहीं है, यह x का चिन्ह दिया हुआ है, यानी उसको हम लोग 10x पर देखते हैं। कितना डिग्री पर देखते हैं, 10x पर देखते हैं। यह आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको याद कर लीजिएगा। यानी यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और यह जो आपको सभी क्वेश्चन बता रहे हैं यह आपका VVI इम्पोर्टेंट यानी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए जो है वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह इसलिए आप इसको पूरी तरह अच्छी तरह से याद कीजिएगा और वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। तो 11 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या, बी नंबर, यानी 10x पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। यानी तंत्रिका कोशिका जो होता है, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, यानी बीच में, मध्य कहने का मतलब बीच में, तो जो दो तंत्रिका कोशिका होगा उसके बीच में खाली स्थान जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 12 का सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। यानी आहार श्रृंखला का जो है वह निर्माण कौन करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में घास, गेहूँ तथा आम। इन आहार श्रृंखला कहने का मतलब जो है एक के पीछे एक भागता है, यानी एक, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि घास जो है वह सूर्य प्रकाश से घास जमता है, उसके बाद घास को हिरन खाता है, हिरन उसी प्रकार से आप एक से एक जीवित रहता है, तो उसी प्रकार से बना रहता है। तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है घास, गेहूं तथा आम। बी नंबर में दिया है बकरी, गाय तथा हाथी, और सी में दिया है घास, बकरी तथा मानव। डी में दिया है घास, बकरी तथा मछली। तो आपको बता दें कि यहाँ पे घास को गेहूं तो नहीं खा सकता है और गेहूं को आम तो नहीं खा सकता है, इसलिए आपका ए नंबर गलत है। बी नंबर जो है वह बकरी, गाय तथा हाथी दिया है। तो बकरी को गाय तो नहीं खाता है, गाय नहीं खाती है, ठीक, और गाय को हाथी नहीं खाती, इसलिए यह आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह घास, बकरी तथा मानव दिया हुआ है। क्या है, घास, बकरी तथा मानव। तो यहाँ पे बता दें कि घास है और बकरी है, तो घास को बकरी खाती है और बकरी जो है उसको भी मानव आजकल खाते हैं, तो मानव खाते हैं। और उस डी नंबर में जो आपका दिया हुआ है यानी घास, बकरी तथा मछली, तो घास को बकरी तो खाती है लेकिन मछली बकरी को नहीं खा सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रही है, तो इसलिए इसमें हमको क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, इसलिए यह आपका 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि आपको इतना समझाने के बावजूद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छी तरह से फिर से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। यानी एक प्रतिबिंब जो है उसका आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा।
यानी वह कौन सा दर्पण होगा। तो आपको बता दें कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के बराबर बनता है। यानी आप अपने घरों में जो चेहरा देखते हैं, अपने बाल सोटने के लिए जो चेहरा देखते हैं, वह सामान्य घरों में पाया जाता है, यानी सभी के घरों में यह रहता है। तो वह जो है वह समतल दर्पण होता है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपका जो प्रतिबिंब बनता है वह आपके आकार के बराबर बनता है। तो इसलिए इसमें कह रहा है एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है, यानी हमेशा वह आपके आकार के ही बराबर होगा तो दर्पण होगा। तो दर्पण क्या होगा, समतल होगा। तो इसलिए आपका 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्या, सी नंबर। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हमारा है, वह कह रहा है किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। क्या बनता है, सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण होगा। क्या होगा, दर्पण होगा। यानी कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर चाहे खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो संभवतः दर्पण वह क्या होगा। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केवल उत्तल, बी में दिया है केवल अवतल, और ऑप्शन देख लेते हैं और नीचे है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर में केवल समतल और डी में समतल या उत्तल। तो आपको बता दें कि आपका डी नंबर जो है वह आपका सही आंसर है। क्या है, डी नंबर जो है वह सही आंसर है। क्योंकि समतल दर्पण में आप अभी देखे हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब आप कितना दूरी पर खड़ा होइएगा आपके आकार का बराबर ही बनता है, यानी आपका प्रतिबिंब जो है वह सीधा ही बनता है। और उत्तल दर्पण जो है उसमें भी आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो हमको केवल उत्तल नहीं मानना है, क्योंकि उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। तो यहाँ पे केवल उत्तल मारेंगे तो यहाँ पे भी केवल समतल छूट रहा है, तो इस और केवल समतल मारेंगे तो केवल उत्तल छूट रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। यदि ऑप्शन में नहीं रहता समतल या उत्तल तब हम इसको मारते। ऑप्शन में हमको दिया हुआ है डी नंबर में समतल या उत्तल, इसलिए आपका 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आपको बता दें कि वक्रता, आपको अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन एक समझाए हैं, उसमें बताए हैं वक्रता त्रिज्या पर ही वह क्वेश्चन था। तो उसमें बताए हैं आपको कि f बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है। यानी r को 3 से गुणन करेंगे तो r में 1 से तो r और f में 2 से तो 2f, यह इस तरह का होता है। यानी r बराबर 2f होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो वह क्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो है वह r है और फोकस दूरी 2f है। यानी इसकी दुगुना r का जो है वह दुगुना f जो है वह इसका r का आधा है। यानी r/2 करते हैं, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि r/2 जब हम कर रहे हैं, यानी वक्रता त्रिज्या के जब आधी करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, f प्राप्त हो रहा है। और यदि f को हम लोग दुगुना करते हैं यानी 2f आ रहा है, यानी दुगुना कर देंगे तो वह r प्राप्त होगा। क्या, तो r जो है वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी, यानी यह आपका आधी होगी, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि यहीं पे हमसे पूछता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो हम तब वहाँ पे दुगुनी मारते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है तो वह आधी होती है, इसलिए 16 नंबर का जो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है दंत विशेषज्ञ यानी दांत को देखने वाला डॉक्टर जो है वह किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ यानी दांत को देखने वाला जो डॉक्टर है वह मरीज जब उसके पास जाता है तो उसकी दांतों को देखने के लिए वह किस प्रतिबिंब, मतलब उस दांत का जो प्रतिबिंब है उसको बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, यानी किस दर्पण का वह प्रयोग करता है। तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण जो है वह उसमें आपका प्रतिबिंब यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा बनता है।
यानी आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो वहाँ पे आपको बताए भी थे कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनाता है। तो यह बात बताए थे। यानी अवतल दर्पण में जो है वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो जब बड़ा बनता है तो इसलिए दांत जो है वह बड़ा बड़ा डॉक्टर को देखने में आसानी होती है। इसलिए दंत विशेषज्ञ जो है वह दांत को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो आपका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। यानी उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। तो आपको बता दें कि उपचयन अभिक्रिया उसी को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। यानी हाइड्रोजन का वियोग कहने का मतलब हाइड्रोजन घटता है, ऑक्सीजन जुटता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी जिसमें ये तीनों क्रियाएं होती है वह उपचयन अभिक्रिया है। तो यह क्या है? इनमें से सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी यह ऑप्शन आपका डी नंबर जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। आपको क्वेश्चन बताए भी थे कि जिसमें O जुटता है वह उपचयन अभिक्रिया है या H घटता है तो भी वह उपचयन अभिक्रिया है। तो हम और इसमें पूछ रहा है उपचयन अभिक्रिया वह है जिसमें होता है। यानी उसमें क्या क्या होता है? तो ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन घटता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। तो ऑप्शन में डी हमको दिया हुआ है यानी इनमें से सभी। तो इसलिए 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी वह कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपको बता दें कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या अम्ल नीले को लाल कर देता है? और क्षार जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या? एक अम्ल है और एक क्षार है। जो अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक, और क्षार जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वह कौन सा पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? क्या नीले को लाल कर रहा है? तो वह अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है। और यदि पूछता कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो अब हम वहाँ पे क्षार मारते। यहाँ पे अम्ल होगा, इसलिए आपका 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्या? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है वे विलयन जो लिटमस को नीला कर देते हैं कहलाते हैं। अभी आपको 19 नंबर में बताए हैं कि अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार जो है वह लाल को नीला करता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? वे विलयन जो लिटमस को नीला करता है। यानी वह लाल है तो लाल से वह नीला हो रहा है। अब नीला जब कर रहा है तो वह क्या होगा? आपका ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि वह क्षार है। क्यों? क्योंकि वह लाल से वह नीला कर रहा है। लिटमस जो है उसको नीला कर रहा है तो क्षार जो है वह लाल से नीला कर देता है। इसलिए 20 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। क्या? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है। यानी वायुमंडल में जो है वह O2 का प्रतिशत मात्रा क्या है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझने वाली है, अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद रहते हुए भी आप इसको गलती करके आते हैं एग्जाम में, 100% गलती करके आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे गलती करके आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? वायुमंडल में O2 का प्रतिशत मात्रा है। क्या पूछ रहा है? O2 पूछ रहा है। यानी O2 कहने का मतलब है ऑक्सीजन। और आप एग्जाम में जब जाते हैं तो आप वहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और ऑप्शन जो है वह बी नंबर आप जैसे इसमें दिया है 0.03% आप इसको मारकर चले जाते हैं, जो कि यह आपका बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। आपका यहाँ पे सही जो होगा वह क्या होगा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है
ऑक्सीजन के बारे में। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह आपका 21% है। कितना है? 21% है। तो आपको ऑप्शन डी नंबर में दिया हुआ है 21%, यानी 21 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। और आपका 0.03% कब आंसर होगा? जब आपको यहाँ पे CO2 देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तब आपको क्या मानना है? 0.03%। और ऑक्सीजन यानी O2 दे रहा है तो आपको 21% मानना है। तो आपको यह ऑप्शन जो है यह चारों का चारों मिलेगा एग्जाम में। और सिर्फ क्वेश्चन में परिवर्तन रहता है, यहाँ पे O2 या CO2, तो उसी को ध्यान से देखना है। यदि CO2 है तो हम 0.03% मारेंगे, और यदि O2 है तो 21% मारेंगे। इसी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपका 21 नंबर का जो राइट आंसर है वह डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है ग्वाइटर रोग पनपता है, यानी ग्वाइटर अथवा घेघा रोग बोला जाता है। उसी को ग्वाइटर को जो है वो उसी को घेघा रोग बोला जाता है। ठीक, तो ग्वाइटर रोग पनपता है, वह किस कमी से पनपता है? तो आपको बता दें, यानी आप समाज में देखते हुए किसी किसी का गर्दन थोड़ा नीचे की तरह लटक जाता है, तो उसी को घेघा रोग बोला जाता है। तो वह जो है आयोडीन की यानी नमक की कमी से पनपता है। क्या? नमक की कमी के कारण ऐसा होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका दिया हुआ है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से और मोटापा से। तो आपको ऑप्शन क्या मानना है? आयोडीन की कमी से, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वह हमारा कह रहा है अभिक्रिया ZNO प्लस CO, यानी ZNO प्लस CO एरोहेड Zn प्लस CO2 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, यानी कौन सा सही है? तो इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ZNO प्लस CO लिखा हुआ है यहाँ अभिक्रिया में। ठीक, अभिकारक के मतलब तीर के चिन्ह के जो बाईं ओर होता है उसे अभिकारक कहते हैं और दाहिनी ओर उत्पाद कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि तीर के चिन्ह मतलब कि उत्पाद जो है वह किस तरह रहता है, यानी तीर के चिन्ह के उत्पाद जो है तीर के चिन्ह के दाहिनी ओर रहता है और अभिकारक तीर के चिन्ह के बाईं ओर रहता है। तो यहाँ आप अभिक्रिया देख सकते हैं कि ZNO प्लस CO दिया है, यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है CO। तो यहाँ पे अब उत्पाद में जो बन रहा है वह Zn प्लस CO2 बन रहा है। क्या? Zn प्लस CO2। तो यहाँ देखिए ZNO है और यहाँ Zn है केवल, तो यहाँ से O जो है हटकर और यहाँ केवल CO है, यानी CO एक है और इधर CO2 हो गया, यानी O की संख्या कितनी हो जा रही है? 2। इसमें जो है O की इसमें से O हटकर, यानी इसमें से ZNO में से O घट रहा है और CO में O जुट रहा है। ठीक, तो इसमें से और इधर Zn हो रहा है, यानी Zn से जो है कि O घट रहा है। तो इसमें अब ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ZNO उपचयित हो रहा है। ठीक, क्या दिया हुआ है? ZNO उपचयित हो रहा है, यानी होता है या हो रहा है वही। तो ऑप्शन आप बी नंबर में जो दिया है CO2 उपचयित होता है, ZNO उपचयित होता है, CO अपचयित होता है, सॉरी यहाँ पे अपचयित होता है था। तो अब आपको बता दें कि जिसमें से O घटता है तो वह अपचयन अभिक्रिया होगा और जिसमें O जुटता है वह उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ZNO से O घट रहा है, तो ZNO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, यानी वह अपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक, और तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ZNO अपचयित होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे आप कहिएगा कि CO2 उपचयित होता है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इसमें O जुट रहा है, CO में O जुट रहा है। तो यह भी बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अभिकारक में क्या दिया हुआ है? CO, तो CO में ना O जुट रहा है, तो CO में O जुट रहा है, यानी हमारा पहले से क्या था? CO, तो यहाँ पे CO देना चाहिए। जब CO यहाँ पे जो दिया है CO, तो इसमें अपचयन दिया है, तो यह भी गलत है। और CO2 उपचयित होता है, यह आपका गलत है।
यही आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो आप मार दीजिएगा कि CO2 भी उपचयित हो रहा है, क्योंकि इसमें ओ जुट रहा है। नहीं, हमको ओ जुटने के बाद जो प्राप्त हुआ है और उत्पाद में वह CO2 प्राप्त हुआ है। उससे पहले हमारा क्या था, केवल CO है अभिकारक में, तो CO के न उपचयन हो रहा है। और ZNO यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इसमें ZN टोटल दिया है, उसका अपचयन यानी उससे O घट रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ZNO अपचयित होता है। इसलिए आपका 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह C नंबर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 24 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है पदार्थ X जिसके जलीय विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए होता है। यानी कोई पदार्थ है, इसको X मान लिया गया है, ठीक, तो उस पदार्थ का नाम हमको बताना है, अभी बता देते हैं। यानी कोई पदार्थ X है जिसके जलीय विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने के लिए, यानी दीवार को उजला करने के लिए, सफेदी करने यानी उजला करने के लिए किया जाता है। तो सफेदी करने के लिए होता है का रासायनिक सूत्र है, यानी उसका जो है रासायनिक सूत्र पूछता है कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है CaO, CaCO3, Na2O, MgO। तो आपको बता दें कि दीवार पर जब हमको पोताई करना होता है, यानी दीवार को उजला करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कैल्शियम ऑक्साइड से दीवार की सफेदी होती है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो दिया हुआ है, यानी दीवारों की सफेदी करने, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड से दीवारों की सफेदी किया जाता है। तो हम यहाँ पदार्थ X जो माने हैं उसका सूत्र हमसे पूछा है, तो वह उसका सूत्र आपको क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। यह कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, CaO होता है। Ca से कैल्शियम और O से ऑक्साइड। तो आपका 24 नंबर का जो राइट आंसर आ जाएगा वह A नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या है, यानी लोहा जो है उसकी परमाणु संख्या कितनी है। तो यह परमाणु संख्या आपको याद करना होगा, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं। और लोहा की जो परमाणु संख्या है वह 26 होती है। क्या? 26 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कि कम से कम 30 परमाणु संख्या की नाम याद करना होगा, और उसमें 30 परमाणु संख्या उसका नाम और संकेत भी उसका साथ साथ याद कर लीजिएगा, तो आपका सूत्र भी उसी प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, यानी कैल्शियम जो है उसकी परमाणु संख्या क्या है। तो यह अभी आप 25 नंबर जो क्वेश्चन देखे हैं कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है, तो उसका 26 था। उसी प्रकार यहाँ पे पूछ रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो आपको बता दें कि कैल्शियम जो है वह 20 नंबर पर आता है। क्या? 20 नंबर पर। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 20, यानी आपका ए नंबर जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो आपको बता दें कि विद्युत मोटर जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को, अपने अंदर की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी मोटर को हम जब चलाते हैं तो उससे विद्युत यानी करंट उत्पन्न होती है। तो इसलिए आपको बता दें कि वह विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्या? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आकाश का नीला होना, यानी आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग जो है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण उसका रंग जो है वह नीला होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का नीला रंग कह रहा है किस परिघटना का परिमाण है, तो वह परिकीर्णन के कारण है। तो आपका 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या? बी नंबर, यानी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग
नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पौधे का चयन किया था, यानी किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने जब प्रयोग किया था तो वह अपने प्रयोग के लिए जो पौधे का चयन किया था वह क्या था, मटर का था। क्या, मटर का पौधा था, यानी मटर के पौधे पर उसने अपना प्रयोग किया था। तो आप ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं ए नंबर में दिया हुआ है मटर, यानी क्या दिया है, मटर का आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो आपका 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। आप चाना नहीं मारिएगा या सेम का नहीं मार दीजिएगा या इनमें से सभी नहीं मारिएगा, यह तीनों गलत है। वह मटर का प्रयोग किया था, यानी मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, इसलिए 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह हमारा कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो है वह क्या कहलाता है। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन बताए हैं आहार श्रृंखला के बारे में, तो उसमें सर्वप्रथम जो था वह घास था। क्या था, घास था। तो वह क्या है, घास था, यानी घास से उसके बाद घास को कौन खा रहा था, यानी घास को बकरी खा रहा था। तो बकरी वहाँ पे क्या हो रहा है, बकरी तो केवल घास को खा रही है। तो घास को जब खा रही है तो वह मांस मछली नहीं ना खा रही है बकरी, इसलिए बकरी क्या हो जाएगी, वह शाकाहारी हो जाएगी। तो वहाँ पे बकरी जो था वह प्राथमिक उपभोक्ता था, और उसके बाद जो बकरी को मानव खा रही है, यानी मानव जब बकरी को खा रही है और बकरी घास को खाई है तो इसका मतलब कि मानव बकरी को भी खा सकती है और घास को भी खा सकती है। तो इसलिए मानव जो है वह मांस भी खा रही है और उसके बाद यानी साग सब्जी भी खाती है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, वह सर्वाहारी हो जाएगा। और केवल जो मांस मछली यानी जैसे शेर है वह केवल मांस खाता है तो वह मांसाहारी हो जाएगा। तो वहाँ पे बकरी केवल घास खा रही है, यह क्या हो जाएगी, शाकाहारी हो जाएगी। जहाँ आपका 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्या है, ए नंबर, यानी दिया हुआ है आपका 30 नंबर में ए नंबर में, यानी शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो कहलाता है वह हमेशा शाकाहारी, यानी कोई भी चीज़ जो घास को जो खाएगा वही प्राथमिक उपभोक्ता है। तो घास को कौन खाएगा, घास को जो भी खाएगा वह शाकाहारी ही होगा, इसलिए घास को जो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होती है। 30 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। एक बात और आपको बता दें कि आपको इसमें हमने पहले ही बताया था कि आपको इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर भी आपको साथ में मिलेगा। तो आपको इसमें हम आंसर बता दिए कि आपका क्वेश्चन का ये आंसर होगा, और आपको इसमें एक पेज भी दिया हुआ है आंसर का, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, क्या है, ये आपका आंसर शीट दिया हुआ है, यानी आपका जो क्वेश्चन था वह पार्ट 3 था। क्या, पार्ट 3 था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पार्ट 3 दिया हुआ है। तो यह पार्ट 3 का जो है वह आंसर शीट है, तो आप इसे देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि अपने अगले दोस्तों को भी इस वीडियो से सहायता मिल सके। और फिर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो नए वीडियो लेकर आऊँ अगला तो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगले में वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय।